राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के लिए मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना साकेत के 9वें शरक का अध्ययन करेंगे। 9वें शरक के अंतर्गत पहले हमने कुछ भाग की बात करी थी, अब हम आगे की व्याख्याएं देखेंगे। इसमें आइए देखते हैं। सींचे ही बस मालने कलश ले, कोई न ले करतरी, साखी फूली फलें यथेच्छ बढ़ के, फैलें लताएं हरी। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। उर्मिला लक्ष्मण के श्री राम के साथ वन चले जाने पर विरह से व्यथित है। उस स्थिति का वर्णन मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं और यहाँ इस पद में, इस अवतरण में कवि उर्मिला की अभिलाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि उर्मिला अपनी सखियों के साथ अपनी अभिलाषा किस तरह प्रकट कर रही हैं। सींचे ही बस मालने कलश लें, कोई न ले करतरी, साखी फूली फलें यथेच्छ बढ़ के, फैलें लताएं हरी। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहता है कि उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित रहती थी। वह चाहती थी कि मालिनी उपवन को कलशों से सिंचित करें, कलश लेकर पेड़ पौधों की केवल सिंचाई करें, जिससे पेड़ों की शाखाएं सदा हरी भरी रहें, फलती फूलती रहें और बढ़ें। लेकिन कोई भी मालिन उन पेड़ों को करतरी यानी कैंची से काटे नहीं। यानी यहाँ विरह व्यथित उर्मिला को यह स्वीकार नहीं था कि वृक्षों की फैली हुई शाखाएं कोई मालिनी उन्हें काटे छांटे। वृक्ष यथेच्छ फलें फूलें बढ़ते रहें और लताएं हरी भरी बनकर फैलती रहें। ये उर्मिला की यहाँ इच्छा है। आगे है, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संतृप्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता वहे। उर्मिला कहती हैं, हे सखी, चलो उसी उपवन में मेरा जीवन रूपी जल प्रवाह वहीं हृदय को भिगोता रहे। कीड़ा कानन शैल यंत्र से संतृप्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रहे। क्रीड़ा उपवन का छोटा सा पर्वत, यंत्र जल, यहाँ कानन शैल यंत्र जल, शैल यंत्र जल है वो रहट को कहा गया है, जो कि पानी सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए काम आता है। तो यहाँ कहा है कि क्रीड़ा उपवन का छोटा सा पर्वत यंत्र जल अर्थात रहट, ये जिससे जिससे जल से सिंचाई की जाती है रहटके से, अर्थात वो कह रही हैं यहाँ पर उर्मिला कि मेरा जीवन रूपी उपवन भी विरह ताप से मुरझा रहा है, नेत्रों से आंसुओं का सोता निकल रहा है। यह उपवन में निरंतर की जा रही सिंचाई के समान सदा ही अश्रु जल से संतृप्त होता रहे। आगे देखें, क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी में हूं पांचवी तू प्रवीणा। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि उर्मिला व्यथित होते हुए
सखियों को लक्ष्य करके कहने लगी है कि इस मनोरम उपवन में हमारे साथ साथ क्या होगा। ये मैं विरह में विदग्ध रहने वाली विरह विधुरा, मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। मेरे साथ क्या क्या होगा, मैं विरह से विद्युत हूँ, मैं अब आपको क्या बता सकती हूँ, अर्थात कुछ नहीं बता सकती। है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊं। उर्मिला कहती हैं कि मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, और क्या मेरे अधिकार शेष रहे हैं जिसे मैं आज तुम लोगों पर प्रकट करूं। हे सखी, तो भी तुम चित्र बनाने की तूलिका, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। कहती है कि हे सखी, तो भी तुम चित्र बनाने की तूलिका, पुस्तिका और वीणा ले लो, चौथी मैं हूं और पांचवी सब कार्यों में चतुर तुम हो। इस तरह समय यापन करने से मेरी व्यथा का प्रसार कुछ कम हो सकेगा और आपका भी समय कट जाएगा। और मिला कह रही कि इस तरह मेरा भी कुछ समय पास हो जाएगा, समय कट जाएगा और आपका भी कुछ समय कट जाएगा। यहाँ कवि ने विरह वेदना से व्यथित उर्मिला के विरह को चित्रित करने में प्रकृति का सहारा लिया है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। उर्मिला के समयापन की युक्ति भी कवि मैथिलीशरण गुप्त ने यहाँ बताई है। यहाँ कवि ने अनुप्रास, रूपक, आक्षेप इन अलंकारों का प्रयोग किया है। कवि की भाषा शैली तत्सम प्रधान और परिनिष्ठित है। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।